पुराने लिच्छवी की राज्य की राजधानी कहाँ थी, बताइए। वैशाली। हाँ। वैशाली थी। हाँ, पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ थी, वैशाली था। बोल रहा है पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी वैशाली थी। अगला है पाटलिपुत्र। उदयन अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर शासक बना था। तो उदयन किसको हत्या करके शासक बना था? अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके वो शासक। हाँ, उदयन अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर शासक बना। इसने गंगा सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर को बसाया था और अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था। एक क्वेश्चन पूछा हुआ 64 पोस्ट बिहार दरोगा में। अब है ना, गया के बारे में दिया हो कि 6 वर्ष तक अधिक परिश्रम एवं घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल में बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना मतलब फाल्गु नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। इसी दिन वे तथागत हो गए तथा बुद्ध के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, तो 6 वर्ष की अधिक परिश्रम एवं घोर तपस्या के बाद क्या हुआ था? 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन रात मतलब पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था और बाद में क्या हुए? बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत में सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल है क्या? हाँ, भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल कितना है? तो 1902 से 1979। भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल 1902 से 1979 तक था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म सारण जिले के सिताब दियारा नामक स्थान पे हुआ था। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो सारण जिले की सिताब दियारा नामक स्थान पे हुआ था। ठीक है, और 11 इनका जन्म लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। इनके पिता मतलब लोकमान्य जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम हरसु दयाल था और माता का नाम फूल रानी देवी था। ठीक है, और प्रभावती देवी इनकी पत्नी थी। तो लोकमान्य जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती देवी थी। और 8 अक्टूबर 1979 को जयप्रकाश नारायण का क्या हो गया? देहांत हो गया। हाँ, तो जन्म हुआ था कब? जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को जन्म हुआ था और 8 अक्टूबर 1979 को जयप्रकाश नारायण का देहांत हो गया था। ठीक है, आगे बोल रहा है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण को 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। तो इनको बताइए लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जो भारत रत्न कब दिया गया था? 1999 में दिया गया था। हाँ, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब दिया गया? 1999 में दिया गया था। और इन्हें 1965 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। तो 1999 में भारत रत्न दिया गया और 1965 में क्या दिया गया लोकनायक जयप्रकाश नारायण को? हाँ, तो इनको मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, कब हुई थी, बताइए। पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी कब? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुआ था। ठीक है, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुआ था। और पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। कल ही पढ़ रहे थे हम लोग। तो पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को बाबर इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था, बाबर का विजय हुआ था। और पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को अकबर एवं हेमू के बीच हुआ था, जिसमें हेमू की क्या हुई थी? हार हुआ था, अकबर का विजय हुआ था। तो पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 और पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 में अकबर एवं हेमू के बीच हुआ था। हेमू की हार हुई थी, अकबर का विजय हुआ था। आगे बोल रहा है कि बालाजी बाजीराव के समय ही पानीपत का तृतीय युद्ध 14 अप्रैल 1761 को हुआ था। तो तीसरा युद्ध कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को हुआ था। और जिसमें मराठों की हार हुई। इस हार को नहीं सह पाने कारण बालाजी की मृत्यु 1761 में हो गया था। तो पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526, दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 और तीसरी लड़ाई कब हुआ था? तो 14 जनवरी 1761 को तीसरी लड़ाई हुआ था। ठीक है, आगे है ये क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 19। बताइएगा कि पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है किस ओर, कितना सेकंड में? पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है तो ये घूमती है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में घूमती है।
पृथ्वी अपने धुरी पर 23 सेकंड 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा लगाती है। तो बताइएगा पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने सेकंड में, मतलब कितने घंटे में एक चक्कर लगाती है, एक पूरा चक्कर लगाती है? 23 घंटे 56 में 4 सेकंड। हाँ, तो पृथ्वी अपनी धुरी पर जो है ना 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा लगाती है। हाँ बोलिए। पृथ्वी की गति ना 2 प्रकार की होती है, ठीक है? क्या बोल रही हैं? कौन बोल रही है? पृथ्वी गति 2 प्रकार की होती है, पहला होता है घूर्णन गति और दूसरा होता है परिक्रमण गति, ठीक है? पहला है घूर्णन गति, किसको बोलते हैं? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर, घूर्णन गति के बारे में बोल रहा है, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में घूमती है। तो बताइएगा कि घूर्णन गति मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व कितने घंटे में घूमती है? तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में घूमती है। हाँ, तो घूर्णन गति के बारे में बोल रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में घूमती है। इसे पृथ्वी की घूर्णन गति कहते हैं। इसी को ना पृथ्वी का घूर्णन गति कहते हैं। ये घूमता है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, ठीक है? इसे परिभ्रमण दैनिक गति भी कहते हैं। इसके कारण दिन व रात की घटना होती है, ठीक है? इसी कारण क्या होता है? घूर्णन गति कारण दिन रात की घटना होती है। आगे है परिक्रमण या वार्षिक गति। परिक्रमण या वार्षिक गति के बारे में बोल रहा है कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में अर्थात अपनी कक्षा का चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट तथा 16:46 सेकंड लगता है। तो बताया कि पृथ्वी जो है ना सूर्य की परिक्रमा करने में अपनी कक्षा का चक्कर लगाने में कितना घंटे का समय लेता है? ये 365 दिन लगाता है, 20 मिनट और 46 सेकंड लगते हैं। पृथ्वी जो है ना सूर्य की परिक्रमा करता है और अपनी कक्षा का चक्कर लगाने में ना 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का समय लेता है। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का समय लेता है। और पृथ्वी इस गति को परिक्रमण गति कहते हैं। इस गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। परिक्रमण गति कारण क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है, ठीक है? आगे बोल रहा है पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी आकार में कैवा ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है? तो 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। और पृथ्वी आकार में कैवा सबसे बड़ा ग्रह है? तो 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। यह सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जो है ना, जिस पर जीवन है। इसका एकमात्र उपग्रह, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? तो चंद्रमा है। पृथ्वी का पूछे एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। सूर्य से कितने? हाँ, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? तो चंद्रमा है। और आगे बोल रहा है सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना मिलियन किलोमीटर है? तो क्या होगा? 149.6 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना किलोमीटर है? तो 149.6 मिलियन किलोमीटर है। आगे बोल रहा है आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान होता है, ठीक है? आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। आगे बोल रहे हैं कि जल की उपस्थिति कारण इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। जल की उपस्थिति कारण क्या कहते हैं? इसे नीला ग्रह भी कहते हैं, ठीक है? आगे क्वेश्चन नंबर 20 है कि ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है हुआ है क्या? ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है हुआ है, कौन सा ग्रह है? क्या होगा? हाँ, बुध ग्रह है। ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता हुआ कौन सा ग्रह है? तो बुध है। बुध सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है। आगे बोल रहा है शुक्र, यह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है, ठीक है? और सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह बोलेगा तो कौन सा है? तो शुक्र ही है। आगे बोल रहा है कि शुक्र को ना सांझ का तारा कहते हैं या भोर का तारा कहा जाता है। शुक्र को ही सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में और तथा सुबह पूरब की दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। कौन सा ग्रह? तो शुक्र ग्रह दिखाई पड़ता है, ठीक है? और किस ग्रह को ना पृथ्वी का भागिनी ग्रह कहते हैं? तो क्या होगा? शुक्र को बोलते हैं। पृथ्वी का भागिनी ग्रह किसको बोलते हैं? तो शुक्र को बोलते हैं। और शुक्र का जो घनत्व होता है ना, आकार एवं व्यास पृथ्वी के समान होता है। शुक्र का जो घनत्व होता है आकार एवं पृथ्वी के क्या होता है? व्यास पृथ्वी के समान होता है। शुक्र का जो घनत्व होता है आकार एवं व्यास पृथ्वी के समान होता है। आगे बोल रहा है कौन सा ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? तो क्या होगा? शुक्र के पास नहीं है। और शुक्र जो है ना सूर्य की परिक्रमा करने में कितना दिन का लगाता है? तो क्या होगा? 255 दिन लगाता है। हाँ, शुक्र जो है ना सूर्य की परिक्रमा करने में 255 दिन लगाता है। अगला है मंगल ग्रह के बारे में बोल रहा है। इसे लाल ग्रह कहते हैं। रेड प्लेनेट किसको बोलते हैं? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। और मंगल का जो है ना लाल
मंगल का जो लाल होना आयरन रंग जो होता है ना, लाल ऑक्साइड के कारण होता है। तो मंगल ग्रह का लाल होना किस कारण होता है? तो लाल आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। और मंगल ग्रह अपनी धुरी पे 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है। तो बताइए कि मंगल ग्रह जो है अपनी धुरी पे कितने घंटे में एक पूरा चक्कर लगाता है? 24 घंटे के बाद पूरा चक्कर लगाता है। हाँ, मंगल जो है ना, ये मंगल ग्रह जो है 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है। आगे बोल रहा है मंगल ग्रह की 2 उपग्रह हैं। कौन कौन है? फोबोस और डीमोस है। हाँ, तो मंगल ग्रह के जो है ना 2 उपग्रह है। कौन कौन है? फोबोस और डीमोस है। आगे बोल रहा है सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन लगाते हैं। तो मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन लगाता है? तो क्या होगा? 687 दिन लगाता है। हाँ, तो सूर्य की परिक्रमा करने में मंगल जो है 687 दिन का समय लेता है। आगे बोल रहा है बुध के बारे में। यह सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? तो बुध है। सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह बात करें तो कौन सा है? तो बुध है, जो सूर्य से निकलने के लिए 2 घंटा पहले दिखाई पड़ता है। सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई पड़ता है। कौन? बुध। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे आइए। आगे है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह। आगे बोल रहा है ना कि बुध जो है ना सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह होता है। तो देखिए कौन सा ग्रह सबसे छोटा सबसे हल्का ग्रह है? तो क्या होगा? बुध है। हाँ, सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह है। और बताया कि कौन सा ग्रह के पास कोई इसके पास भी क्या है? बुध ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध के पास भी नहीं है। ठीक है, आगे बोल रहा है यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरा करता है। कौन सा ग्रह? तो बुध जो होता है ना, वो सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है, अर्थात यह सौरमंडल का सर्वाधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह है। आगे बोल रहा है कि वरुण की सबसे छोटा है। ठीक है, क्या? डिमोस है। अच्छा, डिमोस। अच्छा, अगला है ना वरुण की बात कर रहा है। वरुण की खोज 1846 में जर्मन खगोलज्ञ जोहान गाले ने किया था। बताइए वरुण ग्रह की खोज किसने और कब किया था? बताइए वरुण ग्रह की खोज। हाँ, तो वरुण ग्रह की खोज जो है 1846 में जर्मन खगोलज्ञ जोहान गाले ने किया था। आगे बोल रहा है कि यह हरे रंग का ग्रह है। वरुण के किस रंग का ग्रह है? तो क्या होगा? हरे रंग का ग्रह है। वरुण जो है ना हरे रंग का ग्रह है, यानी हरे रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करता है। इसके चारों अति शीतल मीथेन बादल छाया हुआ रहता है। तो यह हरे रंग का ग्रह है वरुण, यानी यह हरे रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करता है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ रहता है। आगे है कि इसके उपग्रहों में ट्राइटन प्रमुख है। तो वरुण के उपग्रहों में से कौन प्रमुख है? तो ट्राइटन प्रमुख है। ठीक है, अब वरुण जो है सूर्य आगे बोल रहा है कि सूर्य की परिक्रमा करने में कितना वर्ष लेता है वरुण? हाँ, तो वरुण जो है ना सूर्य की परिक्रमा करने में 164.8 वर्ष लगाता है। वरुण सूर्य की परिक्रमा करने में कितना वर्ष लगाता है? 164.8 वर्ष लगाता है। क्वेश्चन नंबर है 21। बोल रहा है कि जो राज्य 21 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि जो राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है वह है कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। हाँ, उत्तर प्रदेश है। जो राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है वह है उत्तर प्रदेश है। नहरों द्वारा देश के कुल सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार उत्तर प्रदेश में है। हाँ, देश बोलेगा तो देश नहरों में, तो नहरों का तो शायद लगता है ये है ना पाकिस्तान। पाकिस्तान। हाँ, नहरों द्वारा नहरों का देश भी पाकिस्तानी को बोला जाता है। नहरों द्वारा देश के कुल सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार आदि राज्यों में भी नहरों सिंचाई होती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा होता है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद क्या है? उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद हरियाणा, पंजाब, बिहार आदि राज्यों में क्या होता है? नहरों सिंचाई होती है। वर्तमान समय में कुआं व नलकूप भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन है। तो वर्तमान समय में किसका साधन है वर्तमान सिंचाई का? कुआं और नलकूप का, हाँ, वर्तमान में सिंचाई का साधन है। आगे साधन दिया हुआ है, सिंचित भाग दिया हुआ है। कुआं नलकूप से कितना % भाग सिंचाई होता है, सिंचित होता है? हाँ, कुआं और नलकूप जो है ना दोनों वर्तमान में इसी से सिंचाई होता है। तो कुआं नलकूप से 55.9% सिंचित भाग सिंचाई होता है। नहर से कितना होता है? नहर से बात करें तो 4% होता है। हाँ, नहर से 31.4% होता है। तालाब से कितना होता है? 6.1% होता है। 6.1% होता है। हाँ, तालाब से जो है ना 6.1% होता है। अन्य स्रोत से कितना होता है? 6.6% होता है।
तो वर्तमान में जो सिंचाई होता है ना वो कुआं और नलकूप से 55.9% होता है, उसके बाद नहर से 31.4%, तालाब से 6.1%, अन्य स्रोत से 6.6%। हाँ, भारत में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? तो नहरें है। ठीक है, भारत में सिंचाई का बात करें कि भारत में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है, तो नहर है। ठीक है, अब पंबा सिंचाई परियोजना केरल राज्य के पंबा नदी पे स्थित है। तो यह पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में किस नदी पे स्थित है? पंबा सिंचाई परियोजना केरल के पंबा नदी पर स्थित है। पंबा सिंचाई परियोजना जो है ना केरल के पंबा नदी पे स्थित है, केरल राज्य के पंबा नदी पे स्थित है। इंदिरा गांधी नहर को सतलज नदी से जल मिलता है। इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल मिलता है? तो क्या होगा? सतलज नदी से जल मिलता है। हाँ, इंदिरा गांधी नहर को सतलज नदी से जल मिलता है। यह भारत की सबसे लंबी सिंचाई वाला नहर है। तो भारत की सबसे लंबी सिंचाई वाला नहर कौन सा है? इंदिरा गांधी नहर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आइए 22 पे बोल रहा है कि भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वह कौन सा देश है? क्या होगा? म्यांमार है। हाँ, म्यांमार है। बोल रहा है कि भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वह कौन सा देश है? तो म्यांमार है। भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वह देश म्यांमार है। कितनी बनाता है? कितना किलोमीटर? 1643 किलोमीटर की सीमा बनाता है। ठीक है, तो भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वह म्यांमार देश है, 1643 किलोमीटर। आगे बोला उपयुक्त प्रश्न तार्किक व्याख्या विश्लेषण 1/9/2008 में दिया गया, क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है। ठीक है, इसका दिया हुआ था। आगे क्वेश्चन नंबर 23 है, उस शहर का देशांतर क्या है जहां का स्थान 6 बजे शाम है जबकि ग्रीनविच समय 4 बजे शाम है? तो क्या होगा? ये हो जाएगा 23 डिग्री पूर्व। हाँ, बोल रहा है कि उस शहर का देशांतर क्या होगा जहां का स्थान समय 6 बजे शाम है जबकि ग्रीनविच समय 4 बजे शाम है? इसका क्या होगा? 23 डिग्री पूर्व होगा। बोल रहा है किसी स्थान का कोणीय दूरी जो प्रधान या उत्तर के पूर्व या पश्चिम में होती है उसे देशांतर कहते हैं। देशांतर किसको बोलेंगे? तो किसी स्थान की कोणीय दूरी जो प्रधान या उत्तर के पूर्व या पश्चिम में होती है उसे देशांतर कहते हैं। ठीक है, और 0 डिग्री देशांतर लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। बताइएगा 0 डिग्री देशांतर कहाँ से होकर गुजरती है? तो क्या होगा? लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। हाँ, 0 डिग्री देशांतर जो है ना लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। आगे इधर आइए। आगे बोल रहा है कि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। पृथ्वी बताइए 24 घंटे में कितना डिग्री घूम जाती है? 360 डिग्री घूम जाती है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, अतः एक डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो भैया पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, तो अतः 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में कितना मिनट का समय लेता है? 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में जो है ना 4 मिनट का समय लेता है। अब बोल रहा अब यदि ग्रीनविच पर 4 बजे हैं तो वह स्थान जहां 6 बजे है इसका देशांतर ज्ञात करने के लिए समय के अंतर मिनट में 4 से भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है। बोल रहा है कि अगर अब ग्रीनविच पर 4 बजे हैं वहाँ वह स्थान जहाँ 6 बजे हैं इसका देशांतर ज्ञात करने के लिए समय के अंतर मतलब मिनट में 4 से क्या करेंगे? भाग देंगे तो निकल जाएगा। 120/4 करेंगे कितना होगा? 23 डिग्री देशांतर होगा। अब चूंकि समय आगे है अतः 23 डिग्री पूर्व देशांतर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, इनमें से कौन सा इस्पात प्लान से युक्त नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा इस्पात जो है ना प्लान से युक्त नहीं है? तो क्या होगा? हाँ, सिंदरी नहीं है। हाँ, तो झारखंड राज्य में स्थित सिंदरी उर्वरक कारखाने के लिए विख्यात है। तो झारखंड राज्य का जो सिंदरी है ना वो किसके लिए विख्यात है? उर्वरक के लिए विख्यात है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का बात करें तो 1956 से 61 तक था के दौरान राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र का स्थापना किया गया था। तो यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसका स्थापना किया गया था? कौन कौन लौह इस्पात संयंत्र का? हाँ, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दौरान जो है ना राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था। आगे बोल रहा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 1956 से 61 के दौरान राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर में लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था। साथ ही चित्रनंदन लोकोमोटिव, सिंदरी उर्वरक कारखाना, इंट्रीगल कोच फैक्ट्री आदि भी इसी योजना काल में क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, गारो जनजाति है कहाँ की? गारो जनजाति जो है ना मेघालय की है। गारो जनजाति जो है ना कहाँ का? मेघालय की है। गारो जनजाति मेघालय राज्य से संबंधित है। आगे बोल रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 का संबंध अनुसूचित जनजातियों से है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 342 किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति से है, जनजाति से है।
इसमें अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि इनमें वे जनजातीय संप्रदाय या जनजाति और जनजातीय समुदायों के समूह या वर्ग शामिल होंगे जिन्हें राष्ट्रपति सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा घोषित करेंगे। ठीक है, बताइए अगला है असम में कौन कौन जनजातियां हैं? असम का जनजाति बताइए। असम में जो है ना लुसाई है, बोरो है, राभा है, कोछारी है, बोडो है, कार्बो है। तो असम में कौन कौन है? लुसाई है, बोरो है, राभा है, कोछारी है, बोडो है, कार्बो है। मणिपुर में कौन कौन जनजातियां हैं? मणिपुर का बताइए। मणिपुर में जो है ना कुकी है, तंगखुल है, थाडो है, नागा है, मैटी है, मैठी है। मणिपुर में कुकी, तंगखुल, थाडो, नागा, मैटी है, मैठी है। मेघालय में कौन कौन है? क्या बोल रही हैं? पढ़ने के बाद बोली ना, क्या बोल रही हैं? बोल रहे थे कि फूका रहेगा तो कहाँ के जनजाति फूका? कनमा में बोल रही है। पता नहीं कहाँ का कुका है। पंजाब का होगा। अगला है ना मेघालय में क्या है? गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, भोई है। ठीक है, मेघालय में क्या है? गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, भोई है। और मिजोरम में क्या है? मिजो, लाखो, अपावो, चकमा है। ठीक है, तो असम में लुसाई, बोरो, राभा, कुछारी, बोडो, कार्बो है। मणिपुर का कुकी, तंगखुल, थाडो, नागा, मैठी और मैठी है मेघालय का। और मेघालय का गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, भोई है। और मिजोरम का मिजो, लाखो, पावो और चकमा है। क्वेश्चन नंबर 26 है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की है। यह लंबाई कितनी है? क्या होगा? 2900 किलोमीटर है। हाँ, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई। यह लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है। आगे बोल रहा है कि सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। इसका मात्र 20% ही पानी भारत द्वारा प्रयोग किया जाता है। सिंधु नदी का जो पानी होता है ना, मात्र 20% क्या करता है? भारत पानी उपयोग करता है, जो भारत पाक सिंधु जल समझौता 1960 के तहत हुआ था। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी? 2900 किलोमीटर। और सिंधु नदी की कुल लंबाई बोलेगा तो 2880 किलोमीटर लगभग में है। और जो सिंधु नदी की लंबाई का लगभग के बराबर है, तो सिंधु की लंबाई 2880 है और ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। दोनों का लगभग में सेम है ना। नेक्स्ट है मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार किसको? ये कहते हैं शुक्र शुक्र को बोलते हैं। मॉर्निंग स्टार शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, मॉर्निंग स्टार शुक्र को बोलते हैं। हाँ, आगे बोल रहा है कि शुक्र को मॉर्निंग स्टार या भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है, क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूर्व दिशा की ओर आकाश में दिखाई पड़ता है। तो क्योंकि शाम में क्या होता है ना, पश्चिम दिशा में, या सुबह में पूर्व की दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। कौन सा ग्रह? तो शुक्र ग्रह। आगे बोल रहा है इसे शुक्र को पृथ्वी की भगिनी ग्रह भी कहते हैं। यह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान होता है। शुक्र जो होता है पृथ्वी का भगिनी ग्रह भी कहते हैं। यह घनत्व, आकार एवं व्यास के पृथ्वी के क्या होता है? समान होता है। ऊपर भी पढ़े हैं। यह पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक ग्रह है। कौन सा ग्रह है? तो शुक्र ग्रह है। तो पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक ग्रह जो है ना, शुक्र ग्रह है, जो सूर्य एवं चंद्रमा के बाद तीसरा सबसे चमकीला खगोलीय पिंड है। और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। अगला है बृहस्पति, जुपिटर। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? क्या होगा? बृहस्पति है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। इसके उपग्रह ज्ञानीमेड पीले रंग का सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। तो बृहस्पति का जो ग्रह है ज्ञानीमेड पीले रंग का सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। अगला है मंगल ग्रह। इसे लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह को क्या बोलते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। इसका लाल रंग जो होता है ना, अभी ऊपर भी पढ़े थे, आयरन ऑक्साइड के कारण क्या होता है? लाल होता है मंगल ग्रह। इसके मंगल ग्रह के 2 उपग्रह है, फोबोस है और डिमोस है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है शनि। आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह बोलेगा तो कौन सा है? शनि ग्रह है। आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो शनि ग्रह है। और पहला ग्रह का बात करेगा तो कौन सा ग्रह होगा? आकार में पहला ग्रह सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होगा। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह बोलेगा तो शनि है। और शनि तल के चारों ओर वलय का होना मोटी प्रकाश वाली कुंडली है। और शनि ग्रह के पास कितने वलय की संख्या है? 7।
वलय की संख्या शनि के पास कितने हैं? 7 है। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। कौन सा ग्रह? तो शनि। शनि की वलय की संख्या कितनी है? 7 है। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह बोलेगा तो कौन सा है? तो टाइटन है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह बोलेगा तो टाइटन है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। यह आकार में बुध के क्या होता है? बराबर होता है। तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। यह आकार में बुध के बराबर होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन 28 है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? क्या होगा? 250। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 250 होता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ बिहार एसआई में, अभी पूछा हुआ क्वेश्चन है। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 250। आगे बोल रहा है राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है और राज्यसभा संसद का उच्च सदन कहलाता है। यह एक अस्थायी संस्था है। ठीक है, राज्यसभा जो होता है एक अस्थायी संस्था है, क्योंकि इसका विघटन क्या होता है? नहीं होता है। आगे बोल रहा है कि राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित है, जिसमें 238 सदस्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं तथा 12 जो है सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये तो हटा दिया गया। अनुच्छेद 80 के 3 जो साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट स्थान रखते हैं। आगे बोल रहा है कि वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में 245 सदस्य हैं राज्यसभा में, जिनमें 229 राज्यों से, 4 संघ राज्य क्षेत्रों से और 12 मनोनीत सदस्य हैं। तो वर्तमान में कितने राज्यसभा सदस्य हैं? 245 है, जिसमें 229 क्या है? तो राज्य से है, और 4 क्या है? तो संघ राज्य क्षेत्र से है, और 12 क्या है? मनोनीत है। आगे बोल रहा है इनके सदस्य 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं तथा 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं, अनुच्छेद 83 का 1 के तहत। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसके सदस्य जो है ना, मतलब राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं और 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं, अनुच्छेद 83 के 1 के तहत। ठीक है, आगे बोल रहा है कि राज्यसभा सदस्य के लिए अर्हताएं क्या क्या है बनने के लिए? तो पहला है ना कि वह भारत का नागरिक हो, अनुच्छेद 84 में बोला गया है। और दूसरा अर्हताएं क्या है? वह आयु 30 वर्ष से कम ना हो। राज्यसभा अगर बनना है तो 30 वर्ष की आयु से कम ना हो, अनुच्छेद 84 में बोला गया है। और तीसरा अर्हताएं क्या है? संसद द्वारा निर्धारित योग्यताएं धारण करता हो, तभी राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। और आगे है कि चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, लद्दाख, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप एवं लक्षद्वीप का राज्यसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। तो कौन कौन जो है ना राज्य या यूटी में कोई राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं है? तो कौन कौन होगा? चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, लद्दाख, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप, हाँ, ध्यान रखें कि चंडीगढ़, अंडमान एवं निकोबार, लद्दाख, दादर एवं नगर हवेली, दमन द्वीप एवं लक्षद्वीप का राज्यसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर है, आगे आइए। आगे क्वेश्चन नंबर 29 है कि जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष चुनाव कराते हैं वे होते हैं क्या होते हैं? लोकसभा हाँ, बोल रहा है जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कराते हैं वे होते हैं, तो लोकसभा के होते हैं। ठीक है, जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कराते हुए लोकसभा से ही होते हैं। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सभी सदस्यों में से एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष चुनेगी। तो संविधान के अनुच्छेद 93 में क्या है कि लोकसभा स्वयं ही अपने सभी सदस्यों में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेगी, अनुच्छेद 93 में बोला गया है। अगला है अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है, दोनों एक दूसरे को देता है। और लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है। ठीक है, बल्कि समान सदस्य के रूप में शपथ, लोकसभा का अध्यक्ष का शपथ नहीं होता है। कल भी प्रैक्टिस में शायद क्वेश्चन था ये। और लोकसभा अध्यक्ष का जो है ना शपथ नहीं होता है, ये समान रूप से अपने जैसे सदस्य रूप लेता है वैसे शपथ लेता है। आगे बोल रहा है कि लोकसभा के भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष अपना पद अगली लोकसभा में पहली बैठक होने तक रिक्त नहीं करता है। लोकसभा के भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष अपना पद अगली लोकसभा की पहली बैठक होने तक रिक्त नहीं करता है। आगे बोल रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति अगर रहेगा, अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहेगा उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए वरिष्ठ सदस्यों का पैनल से कोई व्यक्ति पीठासीन होता है, मतलब काम करता है। इस पैनल में आमतौर पर कितने सदस्य होते हैं? तो 6 सदस्य होते हैं। आगे बोल रहा है कि प्रथम लोकसभा का जो कार्यकाल था कब से कब तक रहा था? तो क्या होगा? 17 अप्रैल 1952 से लेकर 4 अप्रैल 1957 तक। हाँ, तो प्रथम लोकसभा का जो कार्यकाल था ना 17 अप्रैल 1952 से लेकर 4 अप्रैल 1957 ईस्वी तक रहा था। आगे बोल रहा है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष श्री जी मावलंकर एवं उपाध्यक्ष अनंत सैनम अयंगर थे। तो मतलब प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे और उपाध्यक्ष कौन थे प्रथम भारत के? प्रथम जो लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे, उपाध्यक्ष अनंत सैनम अयंगर थे। ठीक है,
आगे बोल रहा है, नोट में दिया हुआ है कि न्यूनतम 55 सांसद वाला दल ही लोकसभा सदस्य में विपक्षी दल होने का दावा कर सकता है। न्यूनतम कितने सदस्य जो है ना संसद वाला लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा कर सकता है, तो क्या होगा? 10%, मतलब 55 सांसद, ठीक है, लोकसभा के सीटों का 10%, ठीक है। आगे बोल रहा है कि वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। क्वेश्चन नंबर है 30, बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं, कहाँ से? भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं तो पार्लियामेंट एवं राज्यों की विधानसभाओं के। आगे बोल रहा है कि भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं वे पार्लियामेंट एवं राज्यों की विधानसभाओं के होते हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है कि राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 में यह कहा गया कि भारत का एक क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 में क्या घोषणा की गई है? अनुच्छेद 53 में यह घोषणा की गई है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ठीक है। आगे बोल रहा है कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति जो होता है भारत का राज्य का प्रमुख होता है। आगे है कि संवैधानिक पद क्रम में राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च होता है। संवैधानिक पद क्रम में किसका पद सर्वोच्च होता है? तो राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। आगे राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में दिया कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 ईस्वी के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 55 के 3 के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकन संक्रमणीय मत पत्र के गुप्त मतदान द्वारा होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? क्या होगा? हाँ, तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 55 के 3 के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकन संक्रमणीय मत पत्र से गुप्त मतदान द्वारा होता है, ठीक है। आगे है कुछ आगे बोल रहा है कि अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार बोल रहा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है जिसमें निम्न शामिल है। पहला, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। और 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया जाता है, ठीक है। तो संसद के दोनों सदस्य निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं और एक 17वां संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली पुडुचेरी को भी शामिल किया गया है। आगे बोल रहा है, संसद के दोनों सदनों को मनोनीत सदस्य राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य राज्य विधान परिषदों जहाँ पर द्विसदनीय विधायिका है के सदस्य अनिर्वाचित एवं मनोनीत और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति द्वारा क्या होते हैं? मतलब निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। तो बोल रहा है कि संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य राज्य विधान परिषदों जहां पर द्विसदनीय विधायिका है के सदस्य निर्वाचित एवं मनोनीत और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति पर नियुक्त नहीं है? बताइए। उपराष्ट्रपति जो हाँ, मतलब कौन जो है ना कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं है, मतलब किसका नियुक्ति भारत के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया गया है। तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है और बाकी राजदूत राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और भारत के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति बोल रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमण मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। इसमें विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। तो बोल रहा है ना कि उपराष्ट्रपति के बारे में कि संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। इसमें विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। किसमें? उपराष्ट्रपति में, ठीक है। आगे बोल रहा है उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सम्मुख पद पर गोपनीयता की शपथ लेता है। आगे शपथ एवं त्यागपत्र दिया हुआ है। कौन कौन शपथ कौन दिलवाता है? देखिए, राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? त्यागपत्र किसको देता है? क्या होगा? राष्ट्रपति का शपथ जो न्यायाधीश दिलवाता है, राष्ट्रपति पर त्यागपत्र राष्ट्रपति को दिया जाता है। हाँ, तो राष्ट्रपति का जो है ना शपथ दिलाता है मुख्य न्यायाधीश और इसको त्यागपत्र किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति को शपथ जो है ना राष्ट्रपति दिलाते हैं, त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। और राज्यपाल को कौन दिलाता है? राज्यपाल को
राज्यपाल को मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। हाँ, राज्यपाल को जो है ना राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं और राष्ट्रपति को जो है ना त्यागपत्र देता है। ठीक है। और मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति दिलवाता है और राष्ट्रपति को त्यागपत्र भी देता है। मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। प्रधानमंत्री को जो है ना शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति दिलवाता है। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का शपथ होता है या नहीं होता है? किसको त्यागपत्र देता है? हाँ, तो लोकसभा अध्यक्ष को जो है ना शपथ नहीं होता है इसका, लेकिन त्यागपत्र देना रहेगा तो उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देना रहेगा तो अध्यक्ष को देगा। ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 32 है, विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? तो क्या होगा? हाँ, विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? चुनाव आयोग करता है। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में प्रदान करता है। संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से लेकर 29 तक निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है, 324 से 329। आगे बोल रहा है कि भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना तो पता ही है 25 जनवरी 1950 को ईस्वी को हुई थी। यह एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है, राष्ट्रीय दलों के रूप में मानता। वर्तमान में किसी दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में अर्हताएं होनी चाहिए। अगर किसी राष्ट्रीय पार्टी को अगर राष्ट्रीय दर्जा पाना है तो ये निम्नलिखित जो है ना मतलब शर्तें होना जरूरी है। कौन कौन है? तो पहला है कि यदि लोकसभा व विधानसभा के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% प्राप्त करता है तथा इसके साथ ही किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा सीटें कितनी मतलब प्राप्त करता है? तो 4 सीटें तब जो है मतलब मिल सकता है। तो पहला था ना कि यदि वह लोकसभा व विधानसभा के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों व वैध मतों का 6% प्राप्त करता है तथा इसके साथ किसी राज्य या राज्यों से 4 सीट प्राप्त करता है। दूसरा शर्तें हैं, यदि कोई दल लोकसभा में 2% स्थान जीतता है और उसके सदस्य 3 अलग अलग राज्यों से चुने जाते हैं। दूसरा शर्त ये है। और तीसरा, यदि कोई दल कम से कम 4 राज्यों में क्या है राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। यदि कोई पार्टी है उसका जो है ना 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है, ये सब रहेगा तो जो है ना वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा, जैसे आम आदमी पार्टी का मिला। अगला क्वेश्चन 33 है, पंचायती राज लागू किया गया था कब? 1959 में लागू किया गया था। पंचायती राज लागू किया गया था 1959 में लागू किया गया था। पंचायती राज लागू 1959 में किया गया था और पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 को ईस्वी को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था तथा दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था। पहला हुआ था 2 अक्टूबर को और उसके बाद जस्ट 9 दिन के बाद 11 अक्टूबर को लागू हुआ था। कहाँ? आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था। आगे बोल रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 40 में निर्दिष्ट है कि राज्य पंचायतों के संगठन के लिए कदम उठाएगा। तो कौन सा अनुच्छेद 40 में क्या बोला गया है? संविधान के 40 में निर्दिष्ट है राज्य पंचायतों के संगठन के लिए कदम उठाएगा। हाँ, अनुच्छेद 40 में क्या है ना कि यह निर्दिष्ट है कि राज्य पंचायतों के संगठन के लिए कदम उठाएगा, अनुच्छेद 40 में है। और पंचायत को यदि किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दिया जाता है तो उसकी अवधि अपने प्रथम अधिवेशन के नियत तारीख से 5 वर्ष होगी। अनुच्छेद 243 के अड़ा में बोला गया है। ठीक है, क्या बोला गया है? पंचायत को यदि किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दिया जाता है तो इसकी अवधि अपने प्रथम अधिवेशन के नियत तारीख से 5 वर्ष होगी। आगे बोल रहा है, यदि किसी पंचायत को समय पूर्व विघटित कर दिया जाता है तो उसका निर्वाचन 6 महीने के भीतर शेष बचे हुए अवधि के लिए कराया जाता है। यदि किसी पंचायत को समय पूर्व मतलब अगर भंग हो जाएगा ना, विघटित हो जाएगा तो कितने महीनों के भीतर मतलब शेष बचे हुए अवधि के लिए चुनाव कराया जाएगा? तो 6 महीने के भीतर शेष बचे हुए चुनाव के लिए कराया जाएगा, ना कि अगले मतलब वर्षों के लिए। आगे बोल रहा है, किंतु यदि पंचायत ऐसे समय पर विघटित किया जाता है जब उसकी अवधि 6 महीने से कम बची हो तो शेष अवधि के लिए निर्वाचन कराना जरूरी नहीं होता। अगर 6 महीना अगर बच रहा है ना, अगर उसमें विघटित होता है तो जरूरी नहीं कि चुनाव होगा। ठीक है, आगे बोल रहा है, अनुच्छेद 243 के 6 के अनुसार पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। तो अनुच्छेद 243 के 6 में क्या बोला गया है? क्या होगा? पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना है। क्वेश्चन देगा ना कि कौन सा अनुच्छेद में बोला गया कि पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगा? अनुच्छेद 243 के 6 होगा। आगे 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है और इसके द्वारा संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 के क से लेकर 9 तक कुल 16 अनुच्छेद है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 क से लेकर 9 तक कुल 16 अनुच्छेद है तथा अनुसूची क्या है? 11 का प्रावधान किया गया है। आगे दिया हुआ कि वर्ष 1986 ईस्वी में गठित एलम सिंघवी समिति की स्थापना कब हुआ था? 1986 में हुआ था।
और 1986 में गठित एलन सिल्वी समिति की सिफारिशों के आधार पर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। क्वेश्चन पूछेगा ना कि किस समिति के द्वारा कब जो है किसके सिफारिशों पर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो 1986 की एलन सिल्वी समिति के सिफारिशों के आधार पर किया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है ना पूछा हुआ क्वेश्चन है 64 जो पोस्ट आया था दरोगा वाला। आगे बोल रहा है क्वेश्चन 25 था। आगे बोल रहा है वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में, दिल्ली छोड़कर अन्य सभी केंद्रशासित राज्यों में लागू है। बताइए कि कौन कौन जो राज्य को छोड़कर और कौन यूटी को छोड़कर जो है सभी मतलब जो राज्य है यूटी में ना पंचायती राज लागू है, तो कौन कौन होगा? राज्य का बात करें ना तो नागालैंड में नहीं लागू है पंचायती राज, मेघालय में नहीं है, मिजोरम में नहीं है। अगर यूटी का बात करें तो दिल्ली में नहीं लागू है, बाकी सारा यूटी में लागू है, सारा राज्य में लागू है। अब है पंचायती राज्य का प्रमुख समितियां हैं। बताइए कि बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना कब हुआ था? बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना कब हुआ था? 1957 में। अशोक मेहता समिति का स्थापना कब हुआ था? 1977 में। 77 में। और जीवीके राव समिति का स्थापना कब हुआ था? जीवीके राव बोले तो 1985। एलएम सिद्वी समिति का स्थापना कब हुआ था? 1986 में। पीके थुंगन समिति का स्थापना कब हुआ था? 1988। तो बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977 और जीवीके राव समिति 1985, एलएम सिद्वी समिति 1986, पीके थुंगन समिति 1988 का स्थापना हुआ था। आगे है कि उपचुनाव कराया जाता है कितने साल के बाद? कभी नहीं, कभी भी कराया जा हाँ, सकता कभी भी उपचुनाव जो है ना कभी भी करा सकते हैं। ठीक है, बोल रहा है उपचुनाव कभी भी कराया जा सकता है। संसद तथा राज्य विधानमंडल के किसी सदन की मृत्यु, त्यागपत्र, आयोग होने कारण रिक्त होने वाली सीट को भरने के लिए कराया गया चुनाव उपचुनाव कहलाता है। ठीक है, तो संसद तथा राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र, आयोग होने के कारण रिक्त होने वाली सीट को भरने के लिए कराया गया चुनाव उपचुनाव कहलाता है। संसद व राज्य विधानसभाओं के लिए प्रत्येक 5 वर्ष की निर्धारित अवधि के पश्चात होने वाले चुनाव आम चुनाव कहलाता है। आम चुनाव किसको बोलेंगे? तो संसद व राज्य विधानसभाओं के लिए प्रत्येक 5 वर्ष की निर्धारित अवधि पश्चात होने वाले चुनाव आम चुनाव कहलाता है। और संसद तथा राज्य विधानसभाओं के भंग होने परिणाम स्वरूप निर्धारित अवधि से पहले होने वाला चुनाव मध्यावधि चुनाव कहलाता है। तो संसद तथा राज्य विधानसभाओं के भंग होने के परिणाम स्वरूप निर्धारित अवधि से पहले होने वाला चुनाव मध्यावधि चुनाव कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने वाले सदस्य होते हैं, कहाँ से होते हैं? हाँ, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव वाले सदस्य होते हैं तो पार्लियामेंट से होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराने वाले सदस्य कहाँ से होते हैं? पार्लियामेंट के होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण सदस्यों द्वारा अनुपातिक निर्वाचक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संख्या मत द्वारा होगा। ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। ऊपर भी पढ़े इसमें विधानसभाओं का सदस्य शामिल नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है ना, राष्ट्रपति में क्या होता है, उपराष्ट्रपति में विधानसभाओं का सदस्य क्या होता है, शामिल नहीं होता है। आगे बोला कि उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अथवा इसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सम्मुख पद व गोपनीयता की शपथ क्या करता है, लेता है। आगे बोल रहा है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पर्यंत सभापति होगा। कौन सा अनुच्छेद में बोला गया है? अनुच्छेद 64 में। अनुच्छेद 64 में क्या है ना कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पर्यंत सभापति होगा। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान करने का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त है। ठीक है, उपराष्ट्रपति। आगे बोल रहा है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। 1952 से 1962 तक थे। हाँ, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। 1952 से 1962 तक थे, इनका टाइम पीरियड था। आगे बोल रहा है भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ हैं, जो 14वें उपराष्ट्रपति हैं, जो 11 अगस्त 2022 ईस्वी से अभी तक हैं वर्तमान में। आगे बोल रहा है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का सर्वोच्च न्यायालय का फैसला क्या होता है? अंतिम होता है। किस अनुच्छेद में बोला गया है? अनुच्छेद 71 में बोला गया है। हाँ, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अंतिम होता है, अनुच्छेद 71 में कहा गया है। राज्यसभा उस सदन के सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 250 हो सकती है। राज्यसभा की संरचना किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 80 में है, सरला 79, 80, 81। आगे बोल रहा है
संसद का प्रथम निम्न सदन होता है। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है जिसका सभापतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष होता है। लोकसभा की संरचना किसमें किया गया? अनुच्छेद 81 में। ठीक है, आगे बोल रहा है कि लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 93 के तहत। लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष उपाध्यक्ष के रूप में चुनते हैं, अनुच्छेद 93 के तहत। अगला है मंत्रिमंडल। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं। मंत्रिमंडल कितने प्रकार के होते हैं? मंत्री ने 3 प्रकार के होते हैं मंत्रिमंडल में। एक होता है कैबिनेट मंत्री, एक होता है राज्य मंत्री, एक होता है उप मंत्री। प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को मिलाकर क्या किसका निर्माण होता है? मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। 36 से कल पढ़ेंगे, 36 से कल पढ़ लेंगे। हाँ ठीक है।